2 मार्च 2026 की सुबह सुबह का वक्त हो रहा था और जैसे लोग उठ रहे थे तभी लोगों के पास एक सूचना बहुत तेजी के साथ फैल रही थी। पता चलता है कि एक ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। और जैसे ही इस कत्ल के बारे में लोगों को पता चलता है तो खासकर जो रिपोर्टर होते हैं आसपास के, वो रिपोर्टर इस घटना के बारे में जानने में जुट जाते हैं ताकि ये सूचना अखबारों को दी जा सके, ताकि ये सूचना न्यूज चैनल को दी जा सके। ऐसे ही एक रिपोर्टर के पास सूचना पहुंच जाती है कि इस घटना का एक चश्मदीद है जो बातचीत कर रहा है, और वो महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज बहराइच में उसका एडमिशन है, यानी कि वहां पर उसका इलाज चल रहा है। आपको वहां जाना चाहिए, वहां से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिल सकती है। जैसे ही वो रिपोर्टर वहां पर पहुंच जाता है, वहां जाने के बाद उसने ये बातचीत करने की कोशिश कर रहा था ताकि उस व्यक्ति से बातचीत हो जाए। हालांकि उसकी सुरक्षा में पुलिस लगी हुई थी। इसी बीच में उसने अपने सोर्सेस से, अपने जो भी अपने बातचीत के माध्यम से उस चश्मदीद के पास पहुंच जाता है। उससे बातचीत करने के लिए जैसे अपना माइक निकालता है तो इस माइक के साथ ही, उस कैमरे के साथ ही एक व्यक्ति, यानी कि जो सुरक्षा में लगा हुआ पुलिस वाला होता है, वो भी कैद हो जाता है। उस पुलिस वाले ने एक इशारा किया किसी और की तरफ, और इशारा करने में इसने बताने की कोशिश की कि जिस आदमी से बातचीत की जा रही है, दरअसल जो उसका दिमाग है ना, वो खराब है, यानी कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। हालांकि रिपोर्टर ने पूरा इस घटनाक्रम के बारे में बताना शुरू किया और लगभग 10 या 12 मिनट के आसपास बातचीत करता है और ये पता करने की कोशिश करता है कि जो 4 कत्ल हुए हैं, इस कत्ल के पीछे की वजह क्या है और कत्ल किसने किए हैं। उसने 10 या 12 मिनट की बातचीत में ये बताने की कोशिश की, लेकिन उससे क्लियर नहीं हो पाता कि आखिरकार कत्ल किया है तो किसने किया है। इस घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि 4 कत्ल होते हैं, कुल्हाड़ी से चारों को काट दिया जाता है और इस बात की गूंज किसी को भी पता नहीं चलती है वो कैसे मारे जा रहे थे, कि कोई आवाज तक नहीं आती है। लेकिन एक व्यक्ति के सर में जब एक ईंट जाके लगती है तो उस ईंट की जो गूंज होती है वो पूरे गांव में फैल जाती है और उसी के माध्यम से पता चलता है कि इस घर के अंदर 4 लोगों का कत्ल हुआ है। हालांकि पुलिस ने इसमें एफआईआर भी दर्ज कर ली है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल भी कर रही है, लेकिन पुलिस भी खुद हैरान है कि कातिल कौन है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में एक थाना लगता है रूपई डीहा, और इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है बसंतपुर उदल। और बसंतपुर उदल का एक माजरा है जिसका नाम है रामनगर। 1 और 2 मार्च 2026 की आधी रात का वक्त हो रहा था, लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त था कि गांव में बहुत जोर से चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। और जैसे लोगों को चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी तो उन चीखों की तरफ लोग दौड़ने लगते हैं, ये देखने के लिए कि आखिरकार ये चीखों की आवाज कहां से आ रही है। जैसे जैसे ये आवाज बढ़ रही थी वैसे वैसे लोगों की संख्या भी बढ़ रही थी, और फिर लोगों ने एक दूसरे को आवाज लगाना शुरू कर दिया कि जहां से चीखों की आवाज आ रही है, ताकि उस व्यक्ति को हिम्मत मिल सके, उस व्यक्ति को तसल्ली मिल सके कि तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और बिल्कुल हम तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे पूरे गांव की सूचना मिली थी, गांव के लोग एकदम से इकट्ठा होते हैं और उन चीखों की तरफ पहुंच जाते हैं। दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजा खुला हुआ देखने के बाद देखा क्या जाता है कि एक ही घर के अंदर एक दो नहीं, 6 लोग थे जो खून से एकदम लथपथ थे। इस घर का जो मुखिया है, जिसका नाम बदलू राम है, जिसकी उम्र लगभग 62 साल है, वो वहां पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसकी पत्नी, जिसका नाम संजू देवी है, जिसकी उम्र 60 साल के आसपास है। उसकी बेटी है जिसका नाम पार्वती है, जिसकी उम्र 35 साल के आसपास है। उस बदलू राम की मां है शीतल देवी, जिसकी उम्र 82 साल के आसपास है। उसका एक बेटा है गुरुदेव, जिसकी उम्र 33 साल के आसपास है। छोटा बेटा है जिसका नाम निरंकार है और उसकी 27 साल के आसपास की उम्र है। यहाँ 6 लोग हैं, खून से लथपथ हैं। गांव वालों ने जैसे ये देखा, देखने के बाद आपस में बातचीत करने लगते हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कोई भी अगर आदमी उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है, मामला ये बहुत ही भयानक था, खूंखार था। इसलिए लोगों ने कहा कि पुलिस को सूचना दे दो, पुलिस को जब सूचना दोगी तो पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी। अब पुलिस के पास सूचना पहुंच जाती है। जैसे ही 112 नंबर पर कॉल की जाती है तो उसके बाद पुलिस भी कुछ ही मिनटों में जाकर पुलिस यहां आ जाती है। साथ ही जो नजदीकी चौकी इंचार्ज होते हैं बाबागंज के, जिनका नाम शिवेश कुमार शुक्ला होता है, और नजदीकी पुलिस स्टेशन के एसएचओ जो रूपई डीहा थाना है, वहां के एसएचओ राम नरेश रावत, और पूरे पीएससी बल के साथ, पूरी टुकड़ी के साथ वहां पहुंच जाते हैं। और इस इलाके के जो सीओ होते हैं, सर्किल ऑफिसर पहूप सिंह, और एसपी जो होते हैं जिले के, तो जिनका नाम RN सिंह होता है, वो भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच जाते हैं। जैसे वो मौके पर पहुंचते हैं, जितने भी घायल होते हैं, इन घायलों को यहां से उठवाया जाता है और एम्बुलेंस के माध्यम से CHC चरदा में लाया जाता है। और जैसे चरदा में लाया जाता है तो डॉक्टर लोग जब उनको देख रहे थे कि आखिरकार कौन ठीक है कौन नहीं है, तो पता चलता है कि जो बदलू राम है, घर का मुखिया, वो मर चुका है। उसकी जो माँ है, जिसका नाम शीतला है, वो भी मर चुकी है। बदलू राम की जो पत्नी है मंजू देवी, नहीं संजू देवी, वो भी मर चुकी है। साथ ही जो उसकी बेटी है पार्वती, वो भी मर चुकी है। लेकिन जो उसके 2 बेटे हैं, जो बड़ा बेटा है गुरुदेव, उसकी हालत थोड़ी सी ठीक बताई जा रही थी। बाकी जो छोटा बेटा है जिसका नाम निरंकार है, उसकी हालत मरणासन जैसी बताई जा रही थी, वो बोलने चालने की स्थिति में नहीं होता है। तभी डॉक्टर लोग कहते हैं कि एक काम करते हैं, जो छोटा वाला बेटा है उसको हायर मेडिकल सेंटर यानी कि लखनऊ के ट्रामा सेंटर में उसे रेफर कर दिया जाता है ताकि उसका इलाज उपचार शुरू हो सके। और जब पुलिस वाले पहुंचते हैं तो
पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने इस घटनाक्रम की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया कि आखिरकार एक ही रात में एक ही घर के अंदर 4 लोगों का कत्ल हो जाता है, और कत्ल के पीछे की वजह क्या है न केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि पूरा गांव जानना चाहता था कि आखिरकार इस कत्ल के पीछे का मुख्य मकसद क्या है, क्यों हत्या हुई है और हत्या किसने की है। जब इसी बात में पूरी जांच पड़ताल कर रही थी, जो बड़ा वाला बेटा होता है जिसका इलाज चल रहा था सुहेल देव मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो वहां जो उससे पूछा जाता है तो उसने कहा कि साहब, हमारे ही घर में लगभग कई साल पहले, पुरानी बात है, 12 बिस्वा जमीन थी जो कि 5,08,000 रुपए के आसपास की बेची गई थी। उस 5,08,000 रुपए की जमीन जब बेची जाती है तो हिस्से में 2 बेटे हैं, और जिसका नाम एक का निरंकार है और दूसरे का नाम गुरुदेव है। दोनों ही बेटों के हिस्से में वो जमीन के पैसे आने चाहिए थे, लेकिन पिता ने दोनों ही बेटों को पैसे नहीं दिए। बोले मैंने तो सब्र कर लिया, लेकिन जो छोटा वाला भाई जिसका निरंकार है उसने सब्र नहीं किया, और इसी बात को लेकर वो आए दिन पिताजी से झगड़ा करता था, माँ से झगड़ा करता था, दादी से झगड़ा किया करता था। घर में अक्सर झगड़े होते थे, तो मैं तो इन झगड़ों को सुन सुन के बिल्कुल एकदम दिमाग में आ चुका था कि ये तो रोज रोज की बात हो गई है, इसलिए ऐसे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हो रहा था 1 और 2 मार्च 2026 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास। इसी बीच में जो झगड़ा कर रहे थे आपस में, कहासुनी चल रही थी। वो जाता है अपने बेटे, 10 साल का उसका बेटा है गुरुदेव का, वो अपने बेटे के साथ जाके कमरे में जाके सो जाता है, और देखता क्या है कि कुछ देर के बाद चीखों की आवाज आती है। जब वो मौके पर पहुंचता है तो उसने अपनी माँ को मरा हुआ देखा, उसने अपने पिताजी को भी मरा हुआ देखा, उसने अपनी दादी को भी मरा हुआ देखा, उसने अपनी बहन को भी मरा हुआ देखा, क्योंकि जो कुल्हाड़ी थी वो भारी वजन होता है, और उस भारी वजन से एक के बाद एक कई वार किए जाते हैं, और वार करने वाला कोई और नहीं होता है, उसी का ही छोटा भाई होता है जिसका नाम निरंकार होता है। जैसे ही बड़े वाले भाई ने ये पूरी कहानी सुनाई, पुलिस ने उसके द्वारा दी गई तहरीर पर एक एफआईआर दर्ज कर ली, और एफआईआर दर्ज करने के बाद उस मामले की और जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, और ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार वो जो आला कत्ल है यानी कि कुल्हाड़ी है वो कहां पर है। तो पुलिस को वो कुल्हाड़ी भी फोरेंसिक टीम की मदद से और 2 डॉग स्क्वाड की मदद से मिल जाती है, और उसकी भी इन्होंने जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच में जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो पता चलता है कि इस घर में 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। दोनों भाई जो अभी गंभीर हालत में, एक का लखनऊ में इलाज चल रहा है और दूसरे का महाराजा सुहेल देव बहराइच के एक मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। जो बहनें हैं, उन बहनों में से एक बहन मारी जा चुकी है, और जो दूसरी बहन है, जब इस हत्याकांड की खबर लगती है तो तुरंत ही वो मौके पर पहुंच जाती है। वो सीधा पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचती है, जहां पर इसके पिताजी का, उसकी माँ का, उसकी बहन का और उसकी दादी का पोस्टमार्टम हो रहा था। तो वहां जाने के बाद मीडिया भी पहुंच जाती है, और जैसे ही मीडिया वहां पर पहुंचती है तो इस छोटी वाली जो बेटी होती है जिसका नाम लक्ष्मी होता है, उससे जब बातचीत की जाती है, लक्ष्मी तुम क्या जानती हो इस हत्याकांड के बारे में, तुम्हें क्या पता है इस हत्याकांड के बारे में। जो कहानी लक्ष्मी ने बताई उसने पूरी कहानी को ही पलट कर दिया। वो कहती है कि जो भाई बोल रहा है कि वो वहां मौके पर था, उसके साथ ये सब होता है, और उसके जो छोटा भाई, इसका निरंकार है नाम, उसने पहले तो हत्याएं करता है, हत्याएं करने के बाद उसके भी सर में वो ईंट मार देता है, गंभीर रूप से घायल कर देता है, और बाद में वो अपने ही सर में एक के बाद एक कई बार ईंटें मारता है। तो वो इन ईंटों की, उन चीखों की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन जब 4 लोगों की हत्याएं की जा रही थी तब किसी को ये बात सुनाई नहीं देती है। उसने कहा कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाला छोटा भाई निरंकार नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, बल्कि बड़ा भाई ही हो सकता है जिसका नाम गुरुदेव है, जो कि पागलपन की एक्टिंग कर रहा है, जो कि एक कहानी सुना रहा है। जब मीडिया ने यह बात सुनी तो मीडिया वालों को यकीन नहीं हो रहा था। मीडिया वालों ने उनसे कहा कि तुम आखिरकार किस आधार पर कह सकते हो कि तुम्हारा भाई जो छोटा वाला है वो बिल्कुल सही है और जो बड़ा वाला है वो कातिल है। वो कहती है कि छोटे वाले भाई का किसी से भी कोई झगड़ा नहीं है, ना परिवार में किसी से झगड़ा है, ना किसी बहन से झगड़ा करता है, ना माता से, ना पिता से, ना दादी से किसी से झगड़ा नहीं करता है, वो बिल्कुल साथ रहता है। लेकिन जो बड़ा भाई है उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद उसको एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। जिंदगी में उसके ठीक ठाक चल रहा था, एक दिन उसने बिना बताए, बिना किसी कारण के अपनी पत्नी को इतना बुरी तरह मारता है, पीटता है। इस बात को लगभग 2 साल का समय हो चुका है। अपनी पत्नी को मार मार कर वो घर से निकाल देता है, और फिर घर में वो उसे घुसने नहीं देता। अपने ही बेटे के साथ वो घर में रहता है, लेकिन पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। साथ ही माता से, पिता से, हर किसी से वो झगड़ा करता रहता है। हालांकि वो कहती है कि जो उसका छोटा भाई निरंकार है उसकी भी शादी हो चुकी है। 3 साल पहले शादी हुई थी, 1 साल तक उसकी पत्नी साथ रहती है, लेकिन 2 साल पहले वो बिना किसी कारण बताए घर से जा चुकी है। जब यही बात पत्रकार ने इस गुरुदेव से पूछा कि तुम्हारी पत्नी क्यों गई थी, तब वो कहता है कि साहब मेरा जो बच्चा है उसने कुछ पैसे चोरी कर लिए थे, वो पढ़ने के लिए जा रहा था। ये बात उसकी पत्नी को जब पता चलती है तो उसकी पत्नी ने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा पीट देता हूं, और पीटने के बाद उसका भाई आता है, उसे लेकर चला जाता है। वो वापस लेकर नहीं आता। बोला, वो कहता है कि मैं अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करता हूं। यही बात जब बेटे से प्यार करने वाली आती है तब मीडिया ने उस लड़की यानी कि लक्ष्मी से पूछा कि इसमें बेटे का क्या रोल है, क्योंकि उस वक्त जब ये घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा था तब वो बेटा भी तो मौके पर ही मौजूद था। हालांकि उसकी आंख खुली थी या नहीं खुली थी, पुलिस उससे जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी। 10 साल का बालक क्या बताएगा, क्या नहीं बताएगा। लेकिन उसकी बहन कहती है कि इस हत्याकांड को सिर्फ उस बच्चे को सारी संपत्ति देने के लिए ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था,
बड़े ने ही सबको मारा है, उसके बाद फिर छोटे भाई को मारा है और इस तरह से दिखाने की कोशिश की है जैसे क्या ये सब छोटे ने ही किया है। फिलहाल पुलिस इस प्रकरण में जांच पड़ताल में जुटी हुई है और इस हत्याकांड में जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जो बेटी पार्वती है जो इसमें मारी गई है, उसकी शादी हुई थी श्रावस्ती जिला के मल्हीपुरा, एक जगह लगती है, गांव लगता है, वहां पर शादी हुई थी। और ये पूरा का पूरा परिवार अनुयायी है जय गुरुदेव का और जय गुरुदेव के जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। 2 मार्च 2026 को ये पूरा परिवार एक साथ उस प्रोग्राम में शामिल होने वाला था। जो ये बेटी है छोटी वाली, इसका नाम लक्ष्मी है, वो 2 मार्च को आने वाली थी, लेकिन जो बड़ी बेटी है इसका नाम पार्वती है, वो 1 मार्च को ही घर पर आ चुकी थी, ताकि जितनी जल्दी हो सकेगा सुबह को आराम से निकल जाएंगे उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और उसे नहीं पता था कि आज इस घर में हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा और उसको भी मार दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अभी एक एफआईआर तो दर्ज कर ली है और हर एक पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है और 10 साल के उस बच्चे से भी पूछताछ की जाएगी कि उसने क्या देखा है क्या नहीं देखा है। लेकिन अभी भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल बने हुए हैं कि जब 4 कत्ल किए जाते हैं कुल्हाड़ी से, उन चीखों की आवाज कोई नहीं सुनता है, लेकिन जब बड़े के सर में एक ईंट लग जाती है तो उस ईंटों की गूंज सबको सुनाई देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको ये भी बताना है कि कातिल चाहे कितना भी शातिर किस्म का क्यों ना हो, पुलिस अगर अपनी सी पाएगी तो कत्ल का राज बहुत जल्दी खुल ही जाएगा। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इन दोनों में से ही एक कातिल है और जो भी कातिल है उसके पीछे ये भी मकसद निकल के आता है कि शायद एक सोने की अंगूठी है और बाकी जो 12 बिस्वा जमीन जिसकी कीमत 5,08,000 रुपए के आसपास थी वो है। छोटे ने किया है तब भी जेवरात और जमीन का झगड़ा है और बड़े ने किया है तब भी जमीन का झगड़ा है।